मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान में हुई थी। मेरे परिवार में मेरे पति, जेठानी और उनका लड़का ही था। मेरे पति विदेश में रहते थे। मैं और मेरी जेठानी घर में अकेले रहते थे। मेरी जेठानी बहुत ही अजीब औरत थी। वो रोज़ाना शाम होते ही घर से निकलती और मेरे सोने के बाद घर में आती। एक दिन मैंने जेठानी से पूछा कि रात भर आप कहाँ गायब रहती हैं? तो वह कहने लगी, मेरे घर पर मन नहीं लगता, तुम्हारे जेठ की याद सताती है, इसलिए मोहल्ले की औरतों के साथ बातों में लग जाती हूँ। अगले दिन मैंने जेठानी का पीछा किया तो जेठानी एक पुराने घर में गई। वहाँ जाकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी जेठानी तो एक आदमी के साथ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ बीमार रहने लगी थी, इसलिए उन्होंने जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया उसके लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए आसानी से अच्छा रिश्ता मिल गया था। इसलिए मेरे लिए जब अमर का रिश्ता आया तो मम्मी ने फ़ौरन हाँ कर दी और जल्दी मेरी शादी कर दी, जैसे मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी माँ चल बसी। तब मुझे मेरी माँ की जल्दी शादी करने वाली बात समझ आई। मेरे पति बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया था उनको, क्योंकि मेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा हो गया था। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी दिनों के काम नहीं देखा था, इसलिए उन्हें विदेश जाना पड़ा, जहां से उनकी कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो, ताकि आगे जाकर पैसों की कोई कमी ना हो और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी होता रहे। उनके कागजात पहले से ही बने हुए थे, इसलिए वो अपनी मीटिंग के लिए विदेश चले गए, जहाँ पर 1 महीने उन्हें रहना था। अभी मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि मेरे पति देश से बाहर चले गए और मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने पति से साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था। अमन ने मुझे कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना, अभी कंपनी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ शादी ही नहीं, मुझे अपने भाई के बेटे को भी अच्छे से पढ़ाना लिखाना है और मैं भाभी को भी संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे भाई को मरे 6 महीने ही हुए हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हम सब एक साथ रहें? इस तरह की बातें करके अमन ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर मैं काफ़ी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वो ठीक ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसके बाद जब जेठानी का लड़का भी विदेश से पढ़कर वापस आ जाएगा तो अमर को इतना काम नहीं करना पड़ेगा और हम एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को तो मैंने देश से बाहर विदा कर दिया था, लेकिन अब इस घर में मैं और मेरी जेठानी रह गए थे। इस थोड़े से समय में मेरी जेठानी से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय दिन रात मैंने अपने पति के साथ ही गुजारा था। अपनी जेठानी के साथ बैठने और बात करने का तो मुझे ना वक्त मिलता था, ना ही फ़िलहाल कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बनाकर देती थी और वो चुपचाप खा लेती थी। मेरी जेठानी सारा दिन और सारी रात क्या करती रहती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि मेरे पति चले गए थे तो घर में मैं और मेरी जेठानी थे, इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी जेठानी कुछ अजीब सी थी। वो आम जेठानियों की तरह नहीं थी। काम न करने पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से खुद काम कर दिया करती थी। मुझे अगर जागने में देर हो जाती तो वो नाश्ता भी बना दिया करती थी, मेरे मैले कुचले कपड़े धोने लग जाती। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिली थी, बल्कि गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपके पति की मौत के बाद हम आपका ख्याल नहीं रखते और आपसे नौकरों की तरह काम कराते हैं और मुझे कोई काम नहीं आता। दिन चढ़े सोई रहती हूँ, अपने कपड़े नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं मोहल्ले भर में। मेरा इतना सा कहना था कि इसके बाद मेरी जेठानी ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अब अगर हफ्ता भर भी मेरे कपड़े मैले कुचैले पड़े रहते तो भी वो नहीं धोती थी। अगर मैं देर से जागती थी तो चाय नाश्ता नहीं बनाती थी, सिर्फ वो अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए।
फिर कुछ दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती थी तो वो मुझसे कहती थी कि एक आदमी का खाना ज़्यादा बना देना। मैंने पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे जेठ जीवित नहीं हैं, इसलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दूंगी ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे, उन्होंने कभी भी मेरे जेठ का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात ये थी कि वो दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात को ही खाना देने लगी थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा था। जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो पहले भी खाना देती रही हों। मैं तो अपने पति में मग्न थी। मैंने कभी देखा भी नहीं कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को कि नहीं, लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति को गुजरे 6 महीने ही हुए थे और वो उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही हैं, तो ये अच्छी बात थी। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए कुछ ऐसा करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत बहुत कम देखी थी और अपनी जेठानी को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो एक रूखी सूखी सी औरत लगती थी, जिसे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनमें कभी कोई ख़ास अच्छाई नज़र नहीं आई थी, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं उनको याद करती थी, तो मैं अपनी जेठानी का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वो थोड़े समय के लिए मजबूरन देश से बाहर गए हैं, तो मेरा ये हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरी जेठानी के पति तो दुनिया से ही चले गए थे और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगता था और फिर मुझे मेरी जेठानी से हमदर्दी होती चली गई। अब हर वो औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो, मुझे वो औरत अच्छी लगती थी, और जो औरतें बिना वजह अपने पति की बुराइयां करती थीं, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। मेरी जेठानी रोज़ खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफ़ी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी और वो घर पर नहीं आती थी। लेकिन मुझे जागना होता था क्योंकि मुझे अपनी जेठानी के लिए दरवाज़ा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी जेठानी से कहा कि आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? मैं जल्दी सोने की आदी हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे ही अमर के फ़ोन कॉल का वक्त होता है। मेरी जेठानी ने कहा कि गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो और मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर जाऊँगी और चाबी भी अपने साथ रखूँगी। जेठानी की ये बात सुनकर मुझे सुकून आ गया था, यानी मेरी समस्या का हल हो गया था। अब मैं बेफिक्री से सोच सकती थी। मेरे पति वहाँ पर नाइट में काम करते थे, इसलिए वो रात में मुझसे बात नहीं करते थे और मैं जल्दी सो जाया करती थी। हमारी बात सुबह को होती थी और उसके बाद दिन में कई बार होती थी। मैंने सोचा कि जेठानी अकेली बोर होती है, इसलिए वहाँ रोज़ पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाया करती है। मुझे उनके जाने पर कोई ऐतराज़ नहीं था, ना वो मेरे मामले में दखल देती थी और ना मैं उनके मामले में। अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली है जो कि मुझे कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सबने सास और जेठानी का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया था कि मुझे बहुत डर लगता था कि ना जाने मेरी जेठानी कैसी होगी। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी और मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपनी जेठानी की तारीफ़ें कर रही थी, उनसे मुझे एक पल में ही नफ़रत महसूस होने लगी थी। वास्तव में मेरी भोली भाली दिखने वाली जेठानी अंदर से इतनी शातिर होगी मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वो पापों से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई की चादर ओढ़ रखी है और जो हकीकत है वो उसके बिल्कुल विपरीत थी और बहुत ही खौफनाक। ये सब कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह हकीकत जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अपने पति को ये सब कुछ बता दूं। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी जो मैं किसी को बताती? मैं तो अपने आप में दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी। भला मेरी जेठानी इस तरह से कैसे कर सकती है? लेकिन जब मैंने गौर किया तो वो इतनी सीधी भी नहीं थी। मेरी जेठानी ने कहा था कि उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र 16 साल थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, वाकई में ऐसा होता था
और अब मेरी जेठानी 30 साल से कुछ ऊपर की होंगी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि उन्हें कोई परेशानी है। लेकिन कुछ दिन से मैंने ये भी देखा था कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन अचानक वो मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी, तो मैं परेशान हो गई। मैंने उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर ही वो जल्द ही होश में भी आ गई। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शायद कमज़ोरी से हो गया है। हाँ ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं मानी और मैंने रिक्शा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल लेकर चली गई। पर आते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। मैं परेशान हो गई कि आखिर उनको हुआ क्या है। शायद वाकई उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, या फिर गर्मी भी तो है। डॉक्टर ने कहा कि इनके कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन दिया और उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए, लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी जेठानी माँ बनने वाली थी। यह देखकर तो मेरा सर बुरी तरीके से चकराने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने जेठानी को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से वो रिपोर्ट छुपा दी। मेरी जेठानी की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वह रोज की तरह खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि किस तरह का ड्रामा कर रही है ये औरत। मैं इनकी पति से मोहब्बत देकर बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती थी। यकीनन खाना भी उसी को देती होंगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होंगी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना निकाल कर ले जाती थी, जो कि 2 लोगों के लिए काफ़ी होता था। पहले मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बात ही ऐसी थी। मैंने फैसला किया कि मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगी कि आखिर मामला क्या है और मेरी जेठानी रोज़ाना रात को कहाँ जाती है। मैंने सोचा कि मैं सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूँगी, इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊँगी। मेरे पति को भी पता चले कि उनकी माँ समान भाभी ने कितनी अजीब हरकत की है। उम्र के इस हिस्से में आकर वो इस तरह का काम कर बैठी हैं। अगर जेठ जी जिंदा होते तो कोई कुछ नहीं कहता। मैंने जेठानी का पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात जब वो खाना लेकर बाहर जाएंगी तब मैं उनके पीछे जाऊंगी। लेकिन मुझे याद आया कि वो ताले की चाबी लेकर जाती थी और बाहर से ताला लगाकर जाती थी, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। उनका इंतज़ार करते हुए मुझे देर हो जाती थी। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि वो आज के बाद बाहर से ताला लगाकर ना जाया करें। मुझे डर लगता है कि कहीं अगर घर में आग वगैरह लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूँगी। मेरी ये बात सुनकर जेठानी के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही मेरी जेठानी खाना लेकर बाहर गई तो मैंने अपने पुराने कपड़े पहने, जो कि शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी इन कपड़ों को यादगार के तौर पर अपने साथ लाई थी। इन कपड़ों का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि मेरी जेठानी मुझे पहचान ना सके, वरना जो कपड़े मैं रोज़ इस्तेमाल करती थी उससे तो वो आसानी से मुझे पहचान सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। रात के 10 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी से सोने के आदी थे। मैं इस तरह से जेठानी का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक ना हो कि कोई उनके पीछे है। वो शायद अपनी धुन में चलती जा रही थी। खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वो बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वो एक पुराने से घर में घुस गई, जो बहुत पुराना लग रहा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं वो दरवाज़ा बंद ना कर दे, और उन्होंने वही किया। उन्होंने अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक खिड़की नज़र आ रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई और मैं उस खिड़की से अंदर झाँक रही थी। तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर मेरी जेठानी का हम उम्र एक शख्स मौजूद था और मेरी जेठानी उससे बहुत खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। ना सिर्फ बातें कर रही थी, बल्कि अपने हाथों से निवाले बनाकर उस शख्स को खिला रही थी। यह दृश्य देखकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था कि ये सब क्या हो रहा है। यानी कि मेरी जेठानी रोज़ाना मुझसे झूठ बोलकर जाती थी कि वो गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर आकर ना सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती है, बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफ़ी वक्त लगाती है। यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ
और जब मैं पूछती हूँ तो कहती है कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठती है। और मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उन सब बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात है, कभी अपनी जेठानी पर ज़रा सा भी शक नहीं किया था। और मैं उसको एक अच्छी औरत समझती रही जो अपने पति की वफादार है और उनके पुण्य के लिए खुद गली में बाहर आकर गरीब बच्चों को खाना देती है। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, ना ही किसी अनजान शख्स से बातें करने की हद तक थी, बल्कि बात तो इससे भी बहुत आगे निकल चुकी थी। मेरी जेठानी तो गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यही वो शख्स है जिसके साथ मेरी जेठानी का कोई चक्कर है। इसी वजह से वो खाना देने के बहाने यहाँ आती है। अब ये आदमी कौन है मैं नहीं जानती। मैं अंदर जाकर उन दोनों के मुंह पर उन्हें भला बुरा कहने जा ही रही थी कि मैंने अपनी जेठानी को कहते सुना कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब ये सारी जायदाद की मालकिन मैं होंगी। वो दोनों क्या समझते हैं कि ये सारी जायदाद मैं इतनी आसानी से उन्हें लेने दूंगी? जब अमर की शादी थी तभी मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो और वह विदेश चला जाए ताकि उसकी कोई संतान ना हो सके और मेरे बच्चे इस पूरी जायदाद के अकेले मालिक हों। और रही बात उस लड़की की, तो वो अमर के आने से पहले मर चुकी होगी, क्योंकि धीरे धीरे असर करने वाला जहर मैं रोज़ उसके खाने में मिला देती हूँ। और बचा अमर तो उसे हम दोनों मिलकर ख़त्म कर देंगे। और फिर मैं ये खबर पूरे गांव में फैला दूंगी कि अमर ने मेरे साथ संबंध बनाया और ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो वह जहर खाकर मर गई। और अमर ये बदनामी सह नहीं पाया, उसने भी आत्महत्या कर ली और अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो दोनों ये बातें बोलकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे ख्याल आया कि वो दोनों कहीं मुझे नुकसान न पहुँचा दें। मैं नंगे पाँव दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागने लगी। तो सोचकर पागल हुए जा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी जेठानी के घर आने से पहले मैं अपने पति को फ़ोन कर सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैंने घर आते ही अमर को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। अमर को तो बहुत गहरा सदमा लगा था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम किसी से कुछ मत कहना, मैं सुबह तक इमरजेंसी फ़्लाइट से घर आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है और मैंने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। जैसे ही मेरी जेठानी वापस आई तो मुझे जागता देखकर थोड़ी चौंक सी गई और पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। और मैंने मन में सोचा कि जिस औरत की जेठानी इतनी घटिया हो सकती है उसको भला कैसे नींद आएगी। और मैं अपने कमरे में ही बैठी रही। जब मैं सुबह कमरे से बाहर न निकली तो मेरी जेठानी मेरा नाश्ता लेकर ऊपर आ गई। नाश्ता देखकर ही मुझे जहर वाली बात याद आ गई और मैंने उनके हाथ से नाश्ता लेकर नीचे फेंक दिया। मेरी यह हरकत देखकर मेरी जेठानी हैरान होकर मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से ना देखें, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं और मुझे और मेरे पति को मारना चाहती हैं ताकि ये जायदाद तुम्हें मिल जाए। जब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे बेटे को पता चलेगी तो क्या होगा, और वो पूछेगा नहीं कि आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि ये क्या बोल रही हूँ, तो मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा कि ये सब मैं बिना वजह नहीं कह रही हूँ। ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं और अब मैं वो देख कर आई हूँ कि आप किसका पाप लिए फिर रही हैं। जेठानी ने वो रिपोर्ट उठाई और उन्हें पढ़ने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि उन्हें ये सब बताएगा कौन, तुम तो जब तक बचोगी नहीं। और उन्होंने उस आदमी को भी बुला लिया। वे दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते थे। मैंने किसी तरह पूरे घर में भाग भाग कर अपनी जान बचाई, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं बच सकी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे ज़बरदस्ती जहर पिलाने लगी। तभी अचानक एक आवाज़ आई, रुको। मैंने देखा मेरे पति दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें देखकर मुझ में एक ताकत सी आ गई और मैं भागकर अपने पति के गले से चिपक गई। मेरी जेठानी ने अमर को देखते ही तुरंत अपने रंग बदल लिया। वो कहने लगी, अमर तुम नहीं जानते कि ये कितनी बदकिरदार औरत है। ये इस आदमी के साथ। तभी एक और आवाज़ आई, बस माँ, अब और कितना गिरोगी। मैंने देखा तो मेरी जेठानी का बेटा भी पीछे ही खड़ा था। उसे देखते ही मेरी जेठानी का रंग फीका पड़ गया। तभी अमन ने आगे बढ़कर उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उस आदमी को भी बहुत मारा। उस आदमी ने अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम जेठानी पर लगा दिया और उसने ये भी बताया कि ये शादी से पहले से मुझसे प्यार करती है, इसलिए इसने अपने पति को भी ऐसे ही धीरे धीरे असर करने वाला जहर देकर मारा है। यह सुनकर तो हमारे सर पर आसमान ही टूट पड़ा। वह कहने लगा, मैं तो सिर्फ जायदाद लेना चाहता था, इसलिए मैंने इसका साथ दिया। जायदाद मिलने के बाद मैं इसके बेटे को मार देता
ताकि सारी इजाज़त मेरी और मेरे बच्चे की रहे। यह सुनकर तो मेरी जेठानी को चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन अब क्या हो सकता था। अमन ने पुलिस को बुला लिया था और पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गई। तभी अचानक से मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में एडमिट थी। अमन ने मुझे बताया कि जहर की वजह से मैं बेहोश हुई थी और जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने बताया कि अगर कुछ दिन और पता नहीं चलता तो ये बच नहीं पाती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वक्त रहते सब ठीक हो गया। मेरी जेठानी का लड़का मुझसे माफ़ी मांगने लगा, पर मैंने उससे कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं और तुम्हारे चाचा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो उस दिन बहुत रोया था और अब हमारी शादी को 1 साल हो गया और मैं माँ बनने वाली हूँ। अमर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और सारा बिजनेस विवेक ने संभाला हुआ है। विवेक मेरी जेठानी का लड़का और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। मेरी जेठानी ने अपने लालच के चलते अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर ली और अब उसकी सज़ा भुगत रही है। तभी कहते हैं कि कभी भी इंसान को लालच और बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान एक दिन उसकी सज़ा ज़रूर देता है। दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।